हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। अभी तक जो है हम लोगों ने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं के सोशल साइंस के सामाजिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कल के एग्जाम में डेफिनेटली आने ही है। एक बार आप एग्जाम देने देने जब जाओगे उससे पहले सारे क्वेश्चन पर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम लोग देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का कि मनरेगा 2005 के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए, ठीक है। मतलब मनरेगा योजना क्या थी, सरकार द्वारा चलाई गई थी। तो क्या बोल रहे हैं, मनरेगा भारत के लगभग 625 जिले, कितने में लगाई थी, चलाई गई थी 625 जिले में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया गया था। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 इसे कहते हैं। इस अधिनियम की प्रमुख बातें इस प्रकार का है। देखिए क्या बोल रहा है, पहला कि यह अधिनियम केवल एक कार्यक्रम ही नहीं अपितु एक कानून भी है। मतलब जो अधिनियम चलाया गया था ये एक भी क्या बोल रहा है, ये एक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि एक कानून है, एक नियम है, ठीक है, जिसके अंतर्गत रोजगार हासिल करने की कानूनी गारंटी दी गई थी। मतलब 100% रोजगार की जो प्राप्ति होगी ही होगी, है ना। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि इसके नियोजन तथा क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है इसका कि इसका प्रमुख उद्देश्य हर वर्ष प्रत्येक ग्रामीण एवं शहरी गरीब तथा निम्न मध्य वर्ग के परिवार एक वयस्क व्यक्तियों को कम से कम 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराना होगा, ठीक है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को जो था वो कम से कम 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, ठीक है। उसका अगला क्या है, इसके अंतर्गत मांग करने पर 15 दिन के अंदर कार्य उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, ठीक है। इस एग्जाम में आपके 3 नंबर के मार्क्स पूछता है वो, ठीक है। तो हम लोग इसके 4 पॉइंट फिर पढ़ रहे हैं। 5 पॉइंट देख लीजिए क्या बोल रहा है इसका, यह निश्चित समय में काम उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तो संबंधित व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। मतलब अगर आपको मतलब जितने दिन का समय दिया उतने दिन में आपको जो रोजगार उपलब्ध नहीं कराते तो आपको जो है वो पेंशन भत्ता जो उनको उपलब्ध कराना पड़ेगा, जो बेरोजगारी भत्ता जो उनको वो है उपलब्ध कराना पड़ेगा, देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका हमारा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एकात्मक शासन, क्या बोल रहा है कि एकात्मक शासन का अर्थ लिखिए। मतलब एकात्मक शासन होता क्या है, उसका अर्थ हम लोगों को लिखना है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एकात्मक शासन वह होता है जिसके अंतर्गत संविधान के द्वारा शासन की समझ शक्ति केंद्र सरकार में निहित कर दी जाती है। मतलब एकात्मक शासन वो होगा कि देश के ऊपर कोई एक ही मात्र जो है वो शासन करता होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एकात्मक शासन उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। फिर क्या, और स्थानीय सरकारों का अस्तित्व या अस्तित्व एवं शक्ति हो केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगी। मतलब केंद्र सरकार को उनको छूट देगी तभी जो है वो राज्य सरकार अपना कार्य कर पाएगी, ये कोई योजना लागू कर पाएगी, नहीं तो लागू नहीं कर पाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, गार्नर के अनुसार क्या बोल रहा है कि यह शासन की वह प्रणाली जिसमें संविधान द्वारा शासन की संपूर्ण शक्तियां केंद्रित सरकार के एक या अनेक अंगों को प्रदान की जाती है और केंद्र से ही स्थानीय सरकार अपनी समझ शक्तियों या स्वायत्ता प्रदान करता है। वस्तुतः उनका अस्तित्व भी केंद्र पर ही निर्भर करता है। मतलब केंद्र सरकार जिन चीजों की जो है वो मतलब अनुमति देता है वही कार्य जो है राज्य सरकार कर पाती है, नहीं कर पाती, ठीक है। उसी का अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एकात्मक शासन के दोष लिखिए। अब एकात्मक शासन के दोष क्या होगा देखना। पहला क्या बोल रहा है कि एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्ति केंद्र शासन में नहीं होती। मतलब जितनी शक्ति होती है किसके पास होती है, केंद्र शासन के पास होती है। अतः स्वाभाविक रूप से यह भय रहता है कि केंद्र सरकार शासन के सभी क्षेत्रों में मनमानी न कर ले। मतलब केंद्र सरकार जो चाहे वह कार्य नहीं कर ले, ठीक है। क्या होता है, भय में डर रहता है, ठीक है। फिर अगला क्या है कि प्रजातांत्रिक शासन की सफलता नागरिकों की राजनीतिक चेतना पर निर्भर करती है, किंतु यह राजनीतिक चेतना एकात्मक शासन में ठीक प्रकार से उत्पन्न नहीं होती, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि एकात्मक शासन में जनता को शासन में सभी स्तरों पर सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर नहीं मिलता है, इसीलिए शासन शक्ति सरकार कर्मचारियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है और नौकरशाही का स्वेच्छाचारी शासन स्थापित हो जाता है। मतलब ये मान लो कि जो मान लो वंशानुगत होते हैं, मतलब बोल सकते हैं हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो शासन करता आ रहा है वही शासन करेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, चौथा पॉइंट इसमें देखिएगा। चौथा फोर्थ वाला पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें कि छोटे राज्यों में एकात्मक शासन भले ही सफल हो जाए लेकिन बड़े क्षेत्रफल और अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में जहां पर भाषा, नस्ल, धर्म और सांस्कृतिक विविधताएं हो एकात्मक शासन के आधार पर कार्य नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की विविधताओं वाले विशाल राज्यों के लिए तो संघात्मक शासन पद्धति ही उपयुक्त होगी। मतलब होता है क्या है, देखिएगा कि जहां पर मान लीजिए विभिन्नता पाई जाती है, भाषा की विभिन्नता, ठीक है, सांस्कृतिक विभिन्नता, धर्म की विभिन्नता, जाति की विभिन्नता, वहां पर एकात्मक शासन जो है वो नहीं चला सकते, वहां पर कार्य करेगा ही नहीं वो, ठीक है। वहां पर क्या हम लोगों को जो विविधता जो है ये मान लीजिए राज्य सरकार का गठन करना ही पड़ेगा, अनिवार्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ आप लोगों के लिए जो कि कल आपका जो पेपर है उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड
संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कि रॉलेट अधिनियम मार्च 1919 में लागू किया गया। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब लागू किया था? तो 1919 में लागू किया गया था। ठीक है, विरोध में पूरे देश के आवाज उठाई, मतलब रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश ने जो थी आवाज उठाई थी। ठीक है, पंजाब में भी रॉलेट अधिनियम का विरोध हुआ, मतलब कहाँ पे अधिनियम हुआ उसका? तो पंजाब में भी जो है उसका विरोध हुआ था। ठीक है, पंजाब में ब्रिटिश सरकार ने अनेक जगहों पर लाठी गोली चलाई। ठीक है, 10 अप्रैल को कांग्रेस के दो प्रभावशाली नेता डॉक्टर सत्यपाल और दो नेता कौन कौन से थे? तो डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे कौन थे? तो सैफुद्दीन किचलू, किचलू गिरफ्तार किए गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। इन गिरफ्तारियों के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन विरोध सभा हुई। जैसे ही सभा प्रारंभ हुई, जनरल डायर नामक एक सैनिक अधिकारी ने सभा को किसी भी प्रकार की चेतावनी दिए बिना अपने सैनिकों को सभा की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाई, जिसके परिणाम से लगभग 800 लोगों ने, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की जो है वो मृत्यु हुई थी? तो लगभग 800 लोगों की मृत्यु हुई थी, लगभग 2000 लोग जो है वो घायल हुए थे, लगभग गंभीर रूप से घायल हुए थे। ठीक है, जलियांवाला कांड में जनता ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष की भावना जागृत की। इसके बाद असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। मतलब असहयोग आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ था आपका? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद ही आपका असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, उसका अगला क्या बोल रहा है देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है हम लोगों का कि साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखिए। साइमन कमीशन था क्या, समझिएगा, देखिएगा। तो क्या बोल रहा है साइमन कमीशन 1927 में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय का एक कमीशन नियुक्त किया, जिनका कार्यभार में संवैधानिक सुधार लाने के लिए रिपोर्ट तैयार करना था। मतलब देश जो कार्यभार चल रहा था, मतलब जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा था उन सब में क्या सुधार लाने के लिए एक आयोग की स्थापना किया, एक अध्यक्ष की एक समिति की स्थापना उन लोगों ने की थी। इस कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है, भारतीय का इसमें कोई प्रतिनिधि नहीं था। मतलब ब्रिटिश सरकार की अगर मान लीजिए वो एक समिति थी तो वहां पर जितने सदस्य थे वो कैसे थे? वह ब्रिटिश थे। ठीक है, जहां यह कमीशन जाता था वहां हड़तालें होती थी, काली झंडियां दिखाई जाती थी और साइमन वापस जाओ का नारा लगाया जाता था। इसी आंदोलन का नेतृत्व करते हुए पुलिस की लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय का निधन हो गया था। ठीक है, हम क्लास का यही खत्म करते हैं। अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो आप प्लीज चैनल को लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।